हेलो क्लास, समसामयिक घटना चक्र के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं वत्सला पांडे अपने पॉलिटी यानी कि राज व्यवस्था की तीसरी क्लास को लेके आगे बढ़ती हूँ। अभी तक हमने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, सभापति, अध्यक्ष, स्पीकर सबके बारे में पढ़ चुके हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट है दिल्ली तथा पुडुचेरी संघीय राज क्षेत्र में अपनी विधानसभा है। ठीक है, तो संघीय राज क्षेत्र क्या हो आपको पता है, यूनियन टेरिटरी। इसके बारे में पहले भी हम बात कर चुके हैं। संघीय राज क्षेत्र आपकी यूनियन टेरिटरी है, इसे हम शॉर्टकट में शॉर्ट फॉर्म में यूटीज बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं दिल्ली और पुडुचेरी की अपनी विधानसभा है। ठीक है, मतलब दिल्ली एक अलग से स्टेट माना गया है। दिल्ली का इलेक्शन अलग से होता है, पुडुचेरी का इलेक्शन अलग से होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची। आपको मैं बताया था कि भारत में कितनी, भारतीय संविधान में अलग अलग अनुसूचियां हैं। ठीक है, और 8वीं अनुसूची में क्या कंटेंट है, 8वीं अनुसूची के अंदर 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। हर अनुसूची में, पहली अनुसूची में हमने बताया था कि भारत के राज्य तथा राज्य की सीमाएं, इन चीज़ों के बारे में था। फिर किसी में पंचायती राज, किसी में कॉन्करेंट लिस्ट वगैरह, सारी चीज़ें एक एक अनुसूची में, सबको अनुसूची वाइज, आपको ये हिंदी में कहेंगे शेड्यूल्ड, इंग्लिश में शेड्यूल्ड कहेंगे, शेड्यूल्ड वाइज अरेंज किया है। तो इस पॉइंट में हमने ये बात कर रहे हैं कि 8वीं अनुसूची मतलब 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल में क्या है, भाषाओं का उल्लेख है। किसका है, लैंग्वेज मतलब भाषा, मतलब लैंग्वेज, भाषाओं का उल्लेख है। और एक 8वीं शेड्यूल में आखिरी 8वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख दिया है। 22 भाषाओं से मतलब हमारे भारत में कई तरीके के लोग रहते हैं। ठीक है, आपको पता है विभिन्न धर्म समुदाय के लोग रहते हैं, सबकी अलग अलग प्रांतीय भाषाएं हैं। तो उन सारी प्रांतीय भाषाओं में से 8 भाषाओं को क्या दिया गया है, राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा दिया गया है। इन 22 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा देके 8वीं अनुसूची, संविधान के 8वीं अनुसूची में रखा गया है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, 92 संविधान संशोधन। ठीक है, 92 92 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में सबसे लास्ट में जो संशोधन हुआ है अनुसूचियों में, वो 8वीं अनुसूची में कौन सा हुआ है, 92 संशोधन। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि 92 संशोधन में किन चीज़ों को मुद्दा बनाया गया, किन चीज़ों को जोड़ा या घटाया गया। तो 92 जो संशोधन हुआ था, कब हुआ था, एक सेकेंड, आई थिंक द स्लाइड हैज बीन फॉरवर्डेड। ओके, तो 92 संशोधन में क्या हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें 8वीं अनुसूची की 22 जो भाषाएं थी, उनमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, इन 4 भाषाओं को 2003 में मान्यता दी गई थी। ठीक है, राष्ट्रीय मान्यता दी गई थी। सबसे आखिरी में 2003 में ही राष्ट्रीय भाषाएं ऐड हुई हैं अभी तक, उसके बाद 2003 के बाद अभी तक नहीं हुई हैं। 2003 में ये 92वां संशोधन था। ठीक है, 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। कौन सी 4 भाषाएं ऐड हुई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, अनुच्छेद को इंग्लिश में हम कहते हैं आर्टिकल। सो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है, राइट टू इक्वालिटी। ठीक, 14 से 18 क्या किया गया है, राइट टू इक्वालिटी दिया गया है, प्रावधान है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 से 22 फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम, हमने इसके बारे में बात किया था, स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, क्या है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 से 24 तक शोषण, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक, तो 23 से 24 हो गया राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। 25 से 26
25 से 26 हो गया फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, ठीक है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जिसे कि हिंदी में हम बोलते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से 28 क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्लियर? ये सारे क्लॉजेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29-30 माइनॉरिटीज को दिया गया है। अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक क्यों क्या बोलते हैं? जिनकी संख्या कम रहे, अल्पसंख्यक, लेस इन नंबर। कॉमन टर्म माइनॉरिटीज, माइनॉरिटीज के वर्गों के हितों के संरक्षण का, ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण का। तथा 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचार। इसमें 4 तरीके के आते हैं संवैधानिक उपचार, ठीक है, 5 तरीके के, सॉरी, ठीक है, रेट्स। इनको एक कॉमन लैंग्वेज, संवैधानिक उपचार मतलब आप क्या समझते हैं? उपचार मतलब ट्रीटमेंट। संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट है वो क्या है? रिट्स। किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में, जिसमें कि आपका हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, सर्टियोरी, क्यू वारंटो, ठीक है, ये सारे 5 हैं। नेक्स्ट पॉइंट, संघ सूची के विषयों पे कानून बनाने का अधिकार संसद को है। अब कोई भी चीज लॉजिक से चेक कीजिए। अगर संघ सूची है, संघ सूची मतलब इंग्लिश में सूची मतलब लिस्ट, संघ मतलब यूनियन। तो यूनियन की चीजें हैं, अगर यूनियन की बात हो रही है, संघ की बात हो रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कहां प्रोफार्मा तैयार होगा, कहां पूरी डिटेलिंग होगी? संसद में। तो सेंट्रल ही, सेंट्रल की लिस्ट यानी यूनियन की लिस्ट बनाएगा। क्लियर? राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार ठीक, राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसे होगा? राज्य विधायिका, स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानसभा, ठीक है। जैसे कि संघ सूची के सारे अधिकार किसको है? संघ को है, संसद को है, सेंट्रल को। इसी तरीके से राज्य सूची पे सारे अधिकार, सारे नियम कानून बनाने का अधिकार किसको रहेगा? राज्य को रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट, समवर्ती सूची, इसे क्या कहते हैं? समवर्ती सूची को इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट, ओके। संवर्ती सूची को इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद प्लस राज्य विधानमंडल दोनों को है। मतलब संघ वाला सेंट्रल बनाएगा, स्टेट वाला स्टेट बनाएगा, लेकिन कॉन्करेंट समवर्ती स्टेट और राज्य दोनों बनाएंगे मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, संघ तथा राज्य सूची के कानून में विवाद होने पर संघ का कानून मांग होगा, ठीक, मान्य होगा। अगर मान लीजिए कि संघ ने कहा है कि ए करो, लेकिन राज्य कह रहा है नहीं बी करो, दोनों में डिस्टर्बेंस हो गया, डिस्प्यूट हो गया, तो फाइनल डिसीजन किसका रहेगा? संघ का, ठीक है, बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द नेशन, गवर्निंग पावर रूलिंग इनकी है, तो फाइनल इन्हीं का मान्य होगा। क्लियर? ओके। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान के 73वें, 92 में क्या आया था? 4 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। संघ के भारतीय संविधान के 93 संविधान संशोधन कब हुआ था? 92। आपको ये याद रखना है कौन सा संशोधन किस साल हुआ था और कौन से साल में कौन सा संशोधन हुआ था। ये दोनों इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से किसी ना किसी तरह पूछे जा सकते हैं। ओके, सो 73वां जो आपका संविधान संशोधन था 1992 में हुआ। उसमें क्या किया गया? पंचायती राज की स्थापना। क्वेश्चन पूछा जाता है। वैसे मैंने बता दिया है कि सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा भारतीय पंचायती राज की, भारतीय राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी। सॉरी, पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी, ठीक। पंचायती राज को
पंचायती राज को भारतीय संविधान के किस भाग में रखा गया है? ठीक, पंचायती राज को भारतीय संविधान के भाग 9 में रखा गया है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय होती है, मतलब 3 टायर। ठीक, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत एंड जिला पंचायत। ठीक, तो पंचायती राज कितना है? त्रिस्तरीय है, इंग्लिश में इसे 3 टायर बोलते हैं। ठीक है, पहला ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। भारतीय संविधान के 73वें पंचायती राज व्यवस्था 74वें संविधान संशोधन सेम ईयर के द्वारा भाग 9(1) में, ठीक है, 9 में पंचायती राज, 9(1) में नगरीय स्थानीय प्रशासन, नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, 73वां पंचायती राज की व्यवस्था थी, 1992 भाग 9 में जोड़ा गया पंचायती राज को। उसके बाद 74वें संविधान संशोधन जो वो भी 1992 में आया। ठीक है, भाग 9 को भाग 9(1) बनाया गया। ठीक है, भाग 9(a) जिसमें कि नगरीय स्थानीय प्रशासन को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपॉर्टेंट समिति है ये। लगभग एक तरीके से माना जाए ना तो हर एग्जाम में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, वनडे एग्जाम हो, छोटा एग्जाम हो, आईएएस तक के एग्जाम हो, इस नाम से एक क्वेश्चन आना ही आना है। कोई डाउट ही नहीं है कि पंचायती राज का क्वेश्चन पूछा जाए और बलवंत राय समिति ना आए। तो ये सोच लीजिए कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आईएएस से लेके छोटा वनडे कोई भी एग्जाम रहे, ग्रुप डी तक का एग्जाम कोई है, उसमें भी हर क्वेश्चन पेपर में, ये नहीं कहूँगी कि आता है, आएगा, आया है, नहीं, हर एग्जाम में ये नाम मिलेगा। तो आप इमेजिन कीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। ओके, बैक टू द पॉइंट। बलवंत राय मेहता समिति ने वर्ष 1957 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन पंचायत राज को त्रिस्तरीय करने का सुझाव दिया था। अभी पूछा जाता है कि पंचायती राज को त्रिस्तरीय में, 3 टायर में बांटने का सुझाव किसका था? तो क्रेडिट गोज टू बलवंत राय मेहता। ठीक है, बलवंत राय मेहता की इन्होंने समिति बनाई। इन्होंने ही अपनी समिति में ये सुझाव दिया कि पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना की जानी चाहिए, गठन की जाना चाहिए। कैसा? त्रिस्तरीय होना चाहिए, 3 स्तरीय होना चाहिए, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। यानी ये व्यवस्था किसने सुझाव दिया? बलवंत राय मेहता ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति ने वर्ष 1978, लगभग 20 साल बाद, 78 में ग्रामीण स्थानीय प्रशासन को 2 स्तरीय करने का सुझाव दिया। अब आ गया 3 स्तरीय करने का सुझाव किसने दिया? बलवंत राय मेहता ने। 2 स्तरीय दिया अशोक मेहता ने। ठीक है, अब आ गया फिर सरकारिया समिति, बहुत इंपॉर्टेंट है। सरकारिया समिति केंद्र और क्या समिति, अब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरकारिया समिति का गठन क्यों किया गया? ठीक है, इसका क्या मुख्य उद्देश्य था, पर्पस क्यों था समिति को बैठाने का? केंद्र और राज्य के मध्य जितने भी विवाद होते थे, ठीक है, टू सॉल्व द सेंट्रल एंड स्टेट डिस्प्यूट्स, सरकारिया समिति का काम था केंद्र और राज्य सरकार के मध्य विवादों के सुलझानों को स्थापित करना। जो उनके बीच में विवाद हो रहे हैं उनको क्या करना? सॉल्व करना। ठीक है, तो सरकारिया समिति केंद्र और राज्यों के मध्य विवादों को सुलझाने के लिए स्थापित की गई। ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, अब आप बताइए पहले प्रधानमंत्री कौन थे हमारे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अभी तक मैक्सिमम टाइम टेन्योर के लिए, टाइम पीरियड के लिए यही प्रधानमंत्री रहे, लगभग 16 साल। हम इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राजस्थान के नागौर जिले में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
प्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की घोषणा की। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरह बनता है कि सबसे पहले पंचायती राज कहाँ स्थापित हुआ, तो राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, IAS comes from the UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, दैट इज संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति। ठीक है। तो यूपीएससी में जो भी हेड हैं, अध्यक्ष हैं, मेंबर्स हैं, दे आर सिलेक्टेड बाय द प्रेसिडेंट। राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट पीएससी, या हमारा यूपी को मान के चले तो यूपीपीएससी। ठीक है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कौन करेंगे, अगर सेंट्रल के प्रेसिडेंट कर रहे हैं तो स्टेट के गवर्नर करेंगे। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, ओके, ये बेसिक जीके है क्लास 5th का, 5th में नहीं क्लास 2 का। ठीक है। लेकिन कभी कभी इसमें भी गलती हो जाती है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ में स्थित है अशोक स्तंभ। ठीक। राष्ट्रीय प्रतीक को भारत सरकार ने कब अपनाया, मतलब इस अशोक स्तंभ के शीर्ष को 26 जनवरी 1950 ऑन द डे ऑफ रिपब्लिक डे। ठीक है। रिपब्लिक डे, फर्स्ट रिपब्लिक डे इन केस। ठीक। राष्ट्रीय प्रतीक के 4 सिंह आपस में पीठ सटा के बैठे हैं। कभी कोई क्वेश्चन ना, अब ये सबको पता होता है कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो अशोक स्तंभ के शीर्ष है। ठीक है। कभी पूछता है उसमें क्या दिया गया है, कितने शेर हैं। ठीक है। कितने शेर हैं, कैसे बैठे हैं, तो इसमें कितने हैं, 4 सिंह हैं। 4 सिंह आपस में पीठ सटा के बैठे हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ का शीर्ष है, जो कि जिसमें कि 4 सिंह आपस में पीठ सटाकर बैठे हैं। राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे क्या लिखा है, क्वेश्चन, राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जो कि, अब लिखिए, ये हो गया, ये कहां से लिया गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन ये बन गया, क्या है दूसरा, जो कि कहां से लिया गया है, मुंडोक उपनिषद। ठीक है। हिस्ट्री में मारे थे, उसमें से मुंडोक उपनिषद एक उपन्यास है या ग्रंथ मान लीजिए, आप कह दीजिए सिंपल लैंग्वेज में। तो मुंडोक उपनिषद जो होते हैं, हमारे वेद उपनिषद आपने पढ़े होंगे हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में। हिस्ट्री की स्टार्टिंग ही हमारी वेद और उपनिषद से होती है। तो मुंडोक उपनिषद, ठीक है, मुंडकोप उपनिषद से ही लिया गया है सत्यमेव जयते, जो कि राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे लिखा हुआ है। ठीक। सबसे कॉमन बेसिक चीज, राष्ट्रीय ध्वज के कलर आपको पता है, चक्र होता है, कितनी तीलियां होती है, बहुत छोटी सी पॉइंट है लेकिन लोग भूल जाते हैं। 24, 25, 26 लगाओ तो 26 भी लग जाता है। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में 24 तीलियां हैं। यह चक्र कहां से लिया गया है, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय का जो ध्वज है उसमें चक्र बना है, वो चक्र कहां से लिया गया है, अशोक स्तंभ से लिया गया है। उसमें कितनी तीलियां हैं, अगर आप उसे देखो तो ऐसा है ना, ठीक, ऐसा नहीं है, इस टाइप का जो है, इसमें कितनी है, 24 तीलियां हैं। ठीक। इसको बताने की जरूरत नहीं मुझे। राष्ट्रीय ध्वज में ऊपर से नीचे तरफ क्रम से 3 रंगों का, 3 रंग है, कौन कौन से हैं, केसरिया, सफेद, हरा। ठीक है। इनकी पट्टियां हैं। सफेद वाले में ये ब्लू कलर की क्या है, अशोक चक्र है, जिसमें कि 24 तीलियां हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और लॉजिकल है।
ये हमेशा गलत होता है। राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात क्या है? रेशियो 3:2। रेशियो क्या है? अनुपात क्या है? राष्ट्रीय ध्वज का अनुपात 3:2 है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को, बहुत इंपॉर्टेंट, पहली बार कब फहराया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है। तो 15 अगस्त को हमको आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के लगभग आप मान लीजिए तो 22 से 2 10 और 10 से 5 लगभग 15 दिन बाद, 10 2 लगभग 20 दिन मान लीजिए। ठीक है। 22 से 2 हो गया, 22 से 12 20 और 23 दिन। ठीक है। लगभग 23 दिन बाद, 23 दिन पहले, मतलब पहले हमने 22 जुलाई 1947 को क्या किया? अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया और उसके 23 दिन बाद हमें आज़ादी मिली। ठीक है। तो आज़ादी मिलने से पहले ही हमने अपना राष्ट्रीय ध्वज अपना लिया था। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना हुआ चक्र नीले रंग का है, हम बता चुके हैं आपको। ठीक। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। टोटल कितनी अनुसूची है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी में की 8वीं कौन सी थी? 8th लिस्ट, लैंग्वेज। ठीक। भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 95। भारतीय संविधान को कितने भागों में बांटा गया है? 22। ठीक। ओके। भारत के राष्ट्रीय गीत, पहले मुझे ये बताइए राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन या कुछ और? तो मैं आपको बता दूं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है, जिसके रचयिता किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत का राष्ट्रीय गीत लिखा है, जो कि वंदे मातरम है। और कौन सा गीत है? वंदे मातरम। ठीक। ओके। राष्ट्रगान, राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन, संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950। अब देखिए, हम लोग ने 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। ठीक है। हमें उस दिन आज़ादी मिली। उससे 23 दिन पहले 22 जुलाई 47 को हमने अपना झंडा अपना लिया, तिरंगे को। ठीक है। अब यहाँ पे राष्ट्रगान, दैट इज योर जनगण मन, इसको हमको 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के ठीक 2 दिन पहले क्या हुआ? हमने अपना राष्ट्रगान स्वीकार किया। तो ये दोनों चीज़ अगर आप इंटरकनेक्टेड रखेंगे ना, कि आज़ादी मिलने के 23 दिन पहले मतलब 22 जनवरी को हमने अपना झंडे को अपनाया था, और संविधान लागू होने के 2 दिन पहले 26 जनवरी की जगह 24 जनवरी को हमने अपना राष्ट्रगान अपनाया था। ठीक है। राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। ठीक है। सिंपल सी चीज़ है बच्चों, फ्रेंड्स, लेकिन बहुत लॉजिकली है। कभी कभी ये छोटी छोटी गलती ना एग्जाम में गलत हो जाते हैं, और हमारे अच्छे जो मार्क्स रेडी हैं कि ये मार्क्स तो हमको मिलना ही मिलना है। किसे नहीं पता होगा कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में क्या फ़र्क है? पता होता है सबको, लेकिन एग्जाम के टाइम में वो प्रेशर रहता है, वो टेंशन रहती है कि छोटे सा क्वेश्चन गलत हो जाता है। झंडे के चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24, 25, 26। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कभी 25 लग जाएगी, कभी 24 लग जाएगी। ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, सिर्फ आपको रिवाइज रखना है। अब हम कितनी अनुसूचियां हैं? 12। कितने अनुच्छेद है? 395। कितने भाग में बांटा गया है? 22। तो 12, 22, 395, ऐसे याद रखिए, 12, 22, 395। ठीक है। चलिए, ओके। राष्ट्रीय गीत के रचयिता थे बंकिम चंद्र चटर्जी। ये भी क्वेश्चन हमेशा कंफ्यूज होकर गलत करने वाला है। राष्ट्रीय गान के रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक। ओके। हमारा राष्ट्रीय पक्षी क्लास 1 का क्वेश्चन है ये। राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर का साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस। ठीक है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, और राष्ट्रीय पक्षी मोर का साइंटिफिक नेम पावो क्रिस्टेटस। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोर का, साइंस में तो पूछते ही हैं, नॉर्मल जीके में भी पूछ लिया जाता है कि मोर का साइंटिफिक नेम क्या है। तो मोर का साइंटिफिक नेम है पावो क्रिस्टेटस। ठीक है। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पक्षी मोर है, पशु कौन सा है? बाघ। ये सारे क्लास 2 के जीके हैं। ठीक है।
तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, जिसका कि साइंटिफिक नेम पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, नॉर्मल जीके का क्वेश्चन, साइंस का क्वेश्चन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ सिंग, तो आप क्या बोलोगे, इट इज पैंथेरा टाइग्रिस। ठीक है, ओके। राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, कमल, सबको पता है। इसका नाम नीलम्बो न्यूसीफेरा। कमल का नाम सोचिए, कमल कितना सुंदर फूल है, बड़ा सा, कीचड़ में भी कमल खिल जाता है। इसकी खासियत ये है कि अगल बगल की चीज़ों से प्रभावित नहीं होता है, कहीं भी रहे। इसीलिए कहते हैं ना, कोई जैसी भी संगत में रहे वो अपनी प्रकृति नहीं छोड़ता है। कीचड़, कमल जो है वो कीचड़ में, गंदगी में होता है, लेकिन उसकी खूबसूरती अभिन्न रहती है अपनी वातावरण से। तो इसी तरह कमल का सोचिए, कमल कितना सुंदर है और नाम कितना टफ है, नीलम्बो न्यूसीफेरा, मतलब किसी का कोई मैच ही नहीं है। हो रहा है कि नहीं? ओके, कमल का साइंटिफिक नेम नीलम्बो न्यूसीफेरा। उच्चतम न्यायालय के भारतीय संविधान की अंतिम व्याख्याता है। ठीक है, अंतिम व्याख्याता क्या है भारतीय संविधान का, हाई सुप्रीम कोर्ट। क्लियर? तो ये सारे पॉइंट्स थे अभी तक हमारे, इसको हमने फिर से रिवाइज किए, सारे कर लिए। ठीक है, अब हम नया टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। अभी तक की सारी स्क्रीनशॉट्स आप ले लीजिए, अब नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सारे हमारे नेशनल सिंबल्स थे, राष्ट्रीय गान थे, राष्ट्रीय गीत थे। उनके बाद अभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसे कि हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रारूप समिति के बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे। प्रारूप समिति मतलब ड्राफ्टिंग कमेटी। ठीक, तो 29 अगस्त 1947, लगभग 14 दिन, 2 हफ्ते बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है, आज़ादी के स्वतंत्रता मिलने के 2 हफ्ते बाद क्या किया गया, एक संकल्प पारित किया गया। ठीक है, संकल्प में क्या था, प्रारूप समिति का गठन करना। हमें 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई, हम फ्री हो गए। अब हमने क्या सोचा कि जब हम फ्री हो गए, आज़ादी मिल गई है, तो सारा सिस्टम, सारा कानून व्यवस्था, हर चीज़ देश चलाने का एक रूल बुक, एक नियम होना चाहिए, कैसे हम आगे काम करें। अभी तक अंग्रेज़ों के गुलाम थे, उससे पहले हमारे मुगलों के में हमने शासन, मुगलों ने हम पे शासन किया, सब कुछ चलता आ रहा था। लेकिन नाउ फाइनली 15 अगस्त 1947 को हम फ्री हुए। अब हमने डिसाइड किया कि अब हमें अपने हिसाब से, अपने रूल के अकॉर्डिंग हर चीज़ें आगे बढ़ना है। उसको करने के लिए एक प्रारूप समिति का गठन करने का निश्चय किया गया। वो संकल्प कब पारित किया गया, 29 अगस्त, 2 हफ्ते बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन करने का एक संकल्प पारित किया गया। प्रारूप समिति क्या थी हमारी, ड्राफ्टिंग कमेटी। वी हैव ऑलरेडी रेड अबाउट इट। ओके, हम पहले भी बात किए हैं, प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे, तो इस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया, प्रारूप समिति की अध्यक्षता की। ठीक है, प्रारूप समिति का कार्य देखिए। अब सबसे पहले आज़ादी पाते ही अगर किसी चीज़ का तुरंत अर्जेंटली हो रहा है कि नहीं, अब हमें इसका गठन करना है, आगे करना है, तो उसका कार्य क्या था, संवैधानिक सलाहकार कौन थे हमारे, BN राव। ठीक है, उस समय के हमने सब पढ़ा था कि हमारे अंतरिम सरकार में कौन कौन लोग थे, किसको कौन कौन सा डिपार्टमेंट, कौन कौन सा मंत्रालय दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए पहली क्लास में ही। यस, पॉलिटी की पहली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हमारे अंतरिम सरकार जब बनी थी, पहली सरकार बनी थी, तो किसको कौन सा डिपार्टमेंट, मंत्रालय दिया गया। तो उस समय भी तत्कालीन हमारे जो विधि सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार थे, कौन थे, BN राव। तो प्रारूप समिति के कार्य के लिए हमारे संवैधानिक सलाहकार BN राव ने क्या किया, BN राय द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पे विचार विमर्श करना शुरुआत हुआ। ठीक है, BN राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, इन्होंने क्या किया, एक प्रारूप तैयार किया, ड्राफ्ट तैयार किया। उस पर क्या हुआ, सब लोगों का संविधान के लेके विचार विमर्श शुरू हुआ। ठीक, प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948, ठीक है, 21 फरवरी 1948 मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने
6 महीने कहाँ से आए? 29 अगस्त 47 को प्रारूप समिति का गठन हुआ और 21 फरवरी 1948 को प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। लगभग 6 महीने लगा ड्राफ्टिंग कमेटी को अपना ड्राफ्ट सबमिट करने में संविधान सभा को। ठीक है, 6 महीने के अंदर प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। एक छोटा सा नोट बताएंगे, संविधान सभा का प्रथम वाचन बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा का प्रथम वाचन मीटिंग 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर 1948 तथा दूसरा वाचन 15 नवंबर से लेके 17 अक्टूबर 1949, लगभग 11 महीने। इमेजिन कीजिए, लगभग 11 महीने। ठीक, और तीसरा वाचन 14 नवंबर 49 से 26 नवंबर 49 तक। मतलब संविधान सभा में 3 वाचन हुए। आज़ादी से लेके संविधान लागू होने तक हमारे संविधान सभा के 3 वाचन हुए अलग अलग टाइम पे। पहला हुआ 4 नवंबर से 9 नवंबर 48, दूसरा हुआ 15 नवंबर से 17 नवंबर 49, तीसरा हुआ 14 नवंबर से 26 नवंबर 49 तक। ठीक है, तो ये 14 नंबर वाला फाइनल हो गया। ठीक, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर लिया गया। ठीक है, संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। मतलब उस समय भी ऐसे हाउस थे हमारे, लोकसभा राज्यसभा नहीं, लेकिन उस समय भी ऐसी व्यवस्था थी। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ? संविधान सभा के द्वारा संविधान को पास करा लिया गया कि हाँ, नाउ इज इट ओके। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ओरिजिनल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, संविधान के कुल 15 अनुच्छेद हुए। ठीक, संविधान के कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया। अब इन्होंने क्या किया? 26 नवंबर 1949 हमने कहा ना, संविधान सभा में संविधान को पारित करा लिया गया। 15 आर्टिकल्स को उसी दिन करा लिया गया। ठीक है, जबकि बाकी कब हुए? 26 जनवरी 1950, जब हमारा पूरा संविधान लागू हो गया तो तब सारे हो गए, लेकिन 26 जनवरी 49 को 15 हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि 15 कब हुए थे? तो 26 जनवरी 49 को ही 15 हमारे हो गए थे। छब्बीस जनवरी 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किए गए संविधान भाग में, अब देखिए 22 भाग, 8 अनुसूचियां, 395 आर्टिकल्स। अब आज क्या हो गया है? आज के समय में 22 भाग, ठीक, 12 अनुसूचियां, ठीक, आर्टिकल 395। चेंजेस कहाँ आए? अनुसूचियों में बढ़ावा हुआ है, बढ़त हुई है, बाकी एज इट इज है। उस समय भी 22 भाग थे, ठीक, अभी भी 22 भाग है। उस समय 8 अनुसूचियां थी, आज हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। उस समय 395 अनुच्छेद थे, आज भी हमारे पास 395 अनुच्छेद हैं। लेकिन कुछ अनुच्छेद हमने क्या किए हैं? कैंसिल कर दिए, कुछ को A, B, C करके बढ़ा लिए, ठीक है। कुछ को हमने खत्म कर दिए, निरस्त कर दिए, और कुछ को हमने क्या किया? A, B, C करके उसको पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक। ओके, यस, ये हमने कब किया? सॉरी, ये थोड़ा सा रिक्रूटमेंट चेंज हुआ है आपका यहां से। ओके, तो ये संविधान जो मैंने बताया ये, और इसके पहले जो मैंने लिखा था वो कोई भी अमेंडमेंट से बाद 47वें 42वें संशोधन के बाद वाले हैं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ता गया, तो जो मैंने आपको बताया है ये 42 बल्कि 72वें संविधान संशोधन तक की चीजें थी। लेकिन आज वर्तमान में एट प्रेजेंट 2022 में, ठीक, जो डेटा मैंने आपको पहले लिख के बताया है वो 42वें संविधान संशोधन तक 1976 तक का था।
ठीक है, लेकिन उसके बाद चीज़ें बदलती गई। आज 2022 में देखा जाए तो हमारे पास वर्तमान मतलब 2022 हमारे पास संविधान में 452 अनुच्छेद, ठीक, 25 भाग, ठीक, और कितनी अनुसूचियां हैं? 12 हैं। अनुसूचियों में वही है जो हमारे 92 में 76 में था, सेम वैसे ही है, लेकिन चेंज कहाँ हो गया? 22 से 22 था, 22 से 25 हो गया, 12 वहाँ भी थी, 12 यहाँ भी है, उस समय 8 थी। तो इतना हमारा चेंज हुआ कि अगर 1949 से लेके 2022 का अगर मैच किया जाए, टैली किया जाए, तो क्या होगा? ओके, 22 भाग ये जाएगा आज 2022 के हिसाब से 25 हो गया, ठीक, ये अब 25 भाग हो गए, ठीक। अनुसूचियां 8 थी, आज 12 हो गई, ठीक। अनुच्छेद 95 थे, आज 425 हो गए। इतनी ज्यादा बढ़त, सॉरी 425 नहीं, 452 हो गए। तो ये चीजें हुई, ये लगभग रहा 100 साल से ज़्यादा, 100 साल कह रहे, सॉरी 49 से लेके आज 70 साल तक के रिकॉर्ड में मानिए तो 50, हाँ लगभग 70-72 साल। तो 70 साल का यही रिकॉर्ड रहा कि यहाँ से लेके हमारे में जो 22 भाग थे वो 25 भाग हो गए, 8 अनुसूची थी 12 अनुसूचियाँ हो गई, 395 अनुच्छेद थे अब 452 हो गए। क्लियर? वर्तमान की गणना से भारतीय संविधान में 452 अनुच्छेद हैं, 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं, ठीक। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, हम पढ़ चुके हैं। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 47 को राष्ट्रीय ध्वज अभी एक साथ आ गया, 22 जुलाई 47 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी 50 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया गया। क्लियर? संविधान सभा द्वारा मई 1949 में, ठीक है, राष्ट्रमंडल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब हासिल हुई? 1949 में, 1949 में भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता का सत्यापन किया गया, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन किया गया, हम बात कर चुके हैं। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन किया गया, 26 अक्टूबर 1946 में मुस्लिम लीग भी इसमें शामिल हुई, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे हुए हैं। एक छोटा सा नोट, लियाकत अली, जोगेंद्रनाथ मंडल, आई चुंद्रीगढ़, अब्दुल रब नश्तर और गजनफर अली खां मुस्लिम लीग के सदस्य थे। तो ये सारे क्या हैं? मुस्लिम लीग के सदस्य हैं हमारे। ओके, लास्ट स्लाइड फॉर टुडे क्लास। एक नोट है, रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया, ठीक है, क्योंकि उस समय कुछ रियासत ऐसी थी जो अंग्रेजों के अधीन नहीं थी, ठीक है। तो हमने अंग्रेजों से तो अपना आज़ादी पा ली थी, ब्रिटिशर्स कंपनी रूल से तो आज़ाद हो गए थे, लेकिन अपनी सरकार में जो हमारी रियासतें थीं उनको भी मिलाना था, तभी एक संयुक्त राष्ट्र बनता। तो इस चीज़ का जो नेतृत्व संभार दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। तो इस पॉइंट में यही कहा गया है, रियासतों को सरदार पटेल के नेतृत्व में भारत संघ में शामिल किया गया। हैदराबाद रियासत को पुलिस का कार्यवाही द्वारा, ठीक है, हैदराबाद में निज़ाम थे, निज़ाम नहीं मान रहे थे तो उन्हें पुलिस के द्वारा, पुलिस कार्रवाई के द्वारा, जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह, 3 ऐसी रियासतें थी जो नहीं मान रही थी, जिसमें कि हैदराबाद के निज़ाम को पुलिस के द्वारा मनवाया गया, जूनागढ़ के रियासत को जनमत संग्रह मतलब वहाँ की जनता से उनका मत पूछा गया कि आपको ऐसा रियासत बन के रहना है कि एक देश में नागरिकता प्राप्त करके एक देश के साथ रहना है। तो जनमत संग्रह में भी उन्होंने अपने रियासत के राजा का साथ छोड़ के जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ रियासत का हासिल हुई हमें, और जम्मू कश्मीर का विलय, ठीक है, राजा रंजीत सिंह थे वहाँ पे, जय सिंह थे,
जम्मू कश्मीर की रियासत का विलय पत्र द्वारा हस्ताक्षर द्वारा हुआ। जम्मू कश्मीर का कैसे विलय हुआ? हस्ताक्षर के द्वारा हुआ, फिर वो भारत में शामिल किया गया। तो 3 ऐसे रियासतें थी, हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। इनके लिए अलग अलग कार्यवाही करके इन्हें अपने भारत में संघ में शामिल किया गया। लास्ट पॉइंट, अंतरिम सरकार ने 26 जनवरी 1950 से आम चुनाव 1951-52 में हुआ, इसके बाद बनने वाली सरकार तक कार्य किया। ठीक है, तो अंतिम सरकार का काम कब तक था? 26 जनवरी 49 से लेके 52 तक, 2 साल, जब तक कि एक परमानेंट स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बन गई तब तक इस अंतरिम सरकार ने काम किया। आज की क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल फिर एक नए क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।